वो केस जिसने एमक्यूएम लंदन को मुश्किल में रखा, एक बार फिर मुश्किल का शिकार क्यों नजर आ रहा है? कौन है वो रहनुमा या फिर कातिल जो जेल से हुआ है फरार? बड़ी तब्दीली के इशारे, क्या बिलावल और इमरान खान के दरमियान कोई मामला तय हो रहा है और इब्तिदा कहां से हुई है? एमक्यूएम की धड़ेबंदियों के बावजूद भी प्रोग्राम, मगर वो प्रोग्राम में एक ही सवाल कि क्या होने वाला है? दुबई से कोई बेदखल नहीं होगा, ये दावा किसका सामने आया है और पसे पर्दा क्या हो रहा है? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बहुत बड़ी और तहलका खेज खबरें। वो खबर के जो हमेशा से एमक्यूएम का गिरबान पकड़ती रही, जिस पर हमेशा से सवालात उठते रहे, उस अहम केस में बड़ी ही अहम तब्दीली रोनुमा हुई है और एक बार फिर सुर्खियों में छा गई है। 9 तारीख को कि जब पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्का हक का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन उसी वक्त कराची के अंदर एक बहुत बड़ी खबर फैश हुई है और वो खबर एमक्यूएम से मुताल्लिक और एक अहम शख्सियत के मुताल्लिक खबर क्या आई है, ये प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा और डरिएगा नहीं, झिझकेगा नहीं, घबराइएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। मार्काए हक का जश्न पूरे पाकिस्तान के अंदर मनाया गया और यहां तक के कराची शहर में जगह जगह मुख्तलिफ शाहराहों पर प्रोग्राम हो रहे थे, मगर सबकी नजरें 2 बड़े प्रोग्राम्स के ऊपर थी और वो प्रोग्राम थे 2 बड़े प्रोग्राम। एक वो कि जो प्रेस क्लब पर हो रहा था, एक वो कि जो सीव्यू पर हो रहा था। मैं इन दोनों प्रोग्रामों पे नजर रखने की इसलिए बात नहीं कर रहा कि मार्का हक के हवाले से प्रोग्राम था, मगर इन दोनों के पसे पर्दा कुछ बहुत बड़ी खबरें थी और वो खबरें आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कराची का प्रेस क्लब के जहां के बाहर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम का इनेकाद किया, लेकिन वहीं पर सबकी नजरें इस बात पर थी कि क्या एमक्यूएम की तीनों क़यादतें, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तीनों क़यादतें, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, फिर मुस्तफा कमाल और फिर कामरान टेसूरी, क्या सब के सब एक जगह पर मौजूद होंगे? ये सवालिया निशान था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने आंखों देखा हाल क्या देखा है, वो सब आपके सामने रखूंगा। और सेम इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम और उस प्रोग्राम के अंदर सीव्यू के अंदर वजीर आला सिंध की आमद, लेकिन कौन है जो नहीं आया? जिस तरीके से यहां पर बात कही जा रही थी कि तमाम लोग शामिल होंगे, वहीं पर सीव्यू पर वो कौन सी खबर थी कि जिसे हम तलाश कर रहे थे और वो मामला नहीं हुआ? ये दोनों बड़ी बातों की खबर दूंगा, मगर उससे पहले एक अहम खबर आपको देता रहूं। गुज़िश्ता 10 दिन से एमक्यूएम लंदन पर एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन जारी है और उस ऑपरेशन के तहत अब तक की इतलात के मुताबिक कई अफराद को गिरफ्तार या फिर लापता या फिर उठाए गए और ये इतलात सामने आ रही है कि अभी तक उनके पास मामला ठीक नहीं हुए। बिल्कुल इसी तरीके से 9 मई के हवाले से जहां पर पीटीआई हर साल एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाती है और वो 9 मई का वो अहम मोड़ के जिस दिन पाकिस्तान के अहम इदारों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का हमला हुआ था और उसके बाद से सियासत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। बिल्कुल यही वाकयात हुए और 9 मई के दिन तहरीक इंसाफ को निकलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया और ना ही वो कहीं पर भी अपना कोई बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कर सकी है, बल्कि उससे पहले की कुछ गैर मुसद्दिका और मुसद्दिका इतलात ये आती रही कि उनके कई कारकुनान की गिरफ्तारी या जेर हिरासत रखने के वाकयात भी रोनुमा होते रहे। मगर इन सब के दरमियान ने एक खबर ने बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर ली। शायद आपके इल्म में हो या ना हो, ये वक्त है 13 जनवरी 2011 का। सड़क थी लियाकताबाद की, वही सड़क लियाकताबाद की कि जहां पर अक्सर जो है वो बहुत ज्यादा रश रहता है और खुसूसी तौर पर शाम के वक्त बहुत ज्यादा रश होता है। बिल्कुल उस वक्त जब ऑफिस की छुट्टी हो रही होती है, उसी वक्त लियाकताबाद की मार्केट भी भरी पड़ी होती है और ट्रैफिक का निकलना वहां से आसान नहीं होता। 13 जनवरी 2011 को इस सड़क पर एक कत्ल हुआ था और वो कत्ल फिर पूरी दुनिया की सुर्खियों में आया और वो कत्ल था एक सहाफी वली
बाबर का। इस वली बाबर के केस में 5 अफराद को मुश्तबा करार दिया गया था और उन पर इल्जाम आयद किया गया था, जिसमें एक नाम ताहिर नवीद जिसे नवीद पोलका कहा जाता है, दूसरा नाम फैसल मोटा, तीसरा शाहरुख, इन सब के नामों का कहा गया था। और फिर इनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे गए थे, लेकिन उसके साथ साथ ही वो पुलिस अफसरान जो इसकी तफ्तीश कर रहे थे, उनकी कत्ल के बाद ये मामला और ज्यादा संगीन हो गया। एनकेएम पर जब ऑपरेशन का आगाज हुआ, उसके बाद इन गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर यह कहा गया कि इस केस को शिकारपुर मुंतकिल किया जाए। जब इस केस को शिकारपुर मुंतकिल किया गया तो वहां से बाकायदा एक सहाफी के कत्ल में 5 अफराद को सजाएं सुनाई गई। लेकिन ये मामला जब हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा तो वहां पर उनमें से कई मुलजिमान को रिहा कर दिया, जिसमें से एक बड़ा नाम था ताहिर नवीद पोलका का। अब आप कहेंगे मैं माजी का किस्सा क्यों सुना रहा हूं, लेकिन असल कहानी वही है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां पर मार्काए हक की खबरें चल रही थी, वहीं पर एक तरफ दूसरी बड़ी खबर चलना शुरू हुई थी और ये वाकयात की कड़ी अब दूसरे सिलसिले से बनती है। उनकी रिहाई के बाद या उसके छूट जाने के बाद एक वाकया रोनुमा होता है और कराची शहर के अंदर 11 अप्रैल 2026, यानी ये जो आप महीना देख रहे हैं, इसी महीने की बात कर रहा हूं, एक महीना अभी मुकम्मल नहीं हुआ, आज भी 11 तारीख है और 11 अप्रैल 2026 को एक ताजिर जिसका नाम रेहान अहमद करार दिया जाता है, वो लापता हो गया। उसकी जब तलाश शुरू की गई तो बाद में ये मालूम हुआ कि एक जगह इन्वेस्टिगेशन की गई, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसने बताया कि उस शख्स की लाश एक फ्लैट में मौजूद है। उस फ्लैट पे लाश के इल्जाम ने एक बार फिर ताहिर नवीद पोलका को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी ने जहां पर बहुत सारे लोगों में खलबली मचाई, वहीं पर अब एक नया केस सामने आया। 9 तारीख को जब पूरे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्का हक बनाया जा रहा था, ए उसी वक्त मलीर जेल, वही मलीर जेल के जहां पर अभी पिछले दिनों 250 के करीब कैदी फरार हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसी जेल का जो जेल खानाजात के वजीर है वो है अली हसन जरदारी। वो अली हसन जरदारी के जिसे आसिफ अली जरदारी का करीबी आदमी तस्वुर किया जाता है। और ये बात कही गई थी कि अली हसन जरदारी को इतनी बड़ी गफलत पर उन्हें बाकायदा अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन 250 लोग वहां से भाग गए थे और उसके बावजूद भी वहां पर हिफाजती उमूर बिल्कुल ही नाकिस करार दिया रहे थे। नवीद पोलका भी वहीं पर मौजूद था और इतलात ये मौसूल हुई कि जब 9 तारीख के प्रोग्राम के बाद, यानी मार्का हक के प्रोग्राम के बाद जब लोगों की गिनती की गई तो देखा गया कि नवीद पोलका नहीं है, नवीद पोलका नहीं है। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर में यह लिखा गया कि इसमें 3 से 4 पुलिस अफराद की कोताही है, लापरवाही है। यानी कि ये वाकया मैं आपको बता रहा हूं 2 दिन पहले का। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवीद पोलका को बाकायदा वहां से भागा है या नवीद पोलका कहीं और मौजूद है। अभी तक ये बड़ा सवालिया निशान है। मलीर जेल के अंदर ये वाकया किस तरीके से रोनुमा हो जाता है और मलीर जेल में अगर पिछली बार 250 अफराद जिस तरीके से फरार हुए थे, अगर उसकी सही तौर पर तफ्तीश हो जाती तो शायद ये वाकया रोनुमा नहीं होता। और फिर क्या वाकई में इसी तरीके से जिस तरीके से वली बाबर का केस था और उसमें नवीद पोलका रिहा हो गया था, तो क्या इस बार भी ऐसा ही मुमकिन था? ये गिरफ्तारी कोई सियासी मामला थी या नहीं थी, ये अब तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये बहुत बड़ा वाकया इस वजह से रोनुमा हुआ कि उसके बाद पूरे पाकिस्तान की सुर्खियों के अंदर ये खबर चलना शुरू हो गई कि वली बाबर के केस में जो शख्स नामजद था और जिसे बाद में रिहा हो गया था, उसी के हवाले से ये वाकयात आना शुरू हुए। अब ये मामला कहां पर जा रहे हैं, ये एक बड़ी सनसनीखेज खबर है और आइंदा दिनों के अंदर ये खबर बहुत ज्यादा डेवलप होगी। लेकिन उससे बढ़कर भी कुछ मामला रोनुमा हुए। कराची प्रेस क्लब पर 9 तारीख के दिन एनकेएम पाकिस्तान ने अपना प्रोग्राम रखा। हैरत अंगेज तौर पर वो एनकेएम पाकिस्तान जो अपने प्रोग्राम बड़ी बड़ी जगहों पर रखती थी और जिसके लिए वो जगहें भरना कोई मसला नहीं होता था, लेकिन 2016 के बाद एनकेएम पाकिस्तान सुकड़ कर अब अपने प्रोग्राम प्रेस क्लब पर रखने लग गई है। हैरत मत कीजिएगा, लेकिन यह वाकया बिल्कुल रोनुमा हुआ। अब मामला यह था कि जाहिर एक सहाफी की बुनियाद पर हमारा
हमारा भी ये फर्ज था कि हम जाकर देखते कि मामला हुआ क्या है। तो हम भी पहुंच गए कराची प्रेस क्लब। 6 बजे का वक्त का तयन था और 6 बजे जब हम वहां पर पहुंचे तो उस वक्त ये देखा कि 6:30 बजे के करीब एनकेएम पाकिस्तान की पूरी क़यादत वहां पर मौजूद थी, जिसमें चाहे मुस्तफा कमाल साहब हो, अनीस कायम खान यानी पीएसपी वाला फैक्टर हो, डॉक्टर फारूक सत्तार हो या फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, ये तमाम के तमाम लोग मौजूद थे, वक्त से पहले मौजूद थे और प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। वहां पर लोगों की तादाद जो थी वो प्रेस क्लब वाली गली में आप सोच सकते हैं कि कितने अफराद आ सकते हैं या कितने नहीं आ सकते, वो आपके सामने मौजूद है। लेकिन बहरहाल एनकेएम ने जो एहतमाम किया था उससे बाकायदा तौर पर यह लग रहा था कि यह प्रोग्राम मगरिब के बाद ही शुरू होगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये प्रोग्राम मगरिब के बाद शुरू हुआ और मगरिब की नमाज के बाद शुरू हुआ। मुस्तफा कमाल साहब की टीम यानी कि पीएसपी की टीम ने वहां पर इंतजामात संभाले हुए थे और जाहिर सी बात है मार्का हक का मामला था तो तीनों की तीनों क़यादत वहां पर मौजूद थी। मुख्तसर 17-17 15-15 मिनट के 3 रहनुमाओं ने खिताब किया और यहाँ पर यह जाहिर किया कि जनाबे वाला अगर कराची पर खासतौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यह जुमला कहा कि भाई अगर कराची वाले खुद निमट लेंगे और फिर उसके बाद मुस्तफा कमाल की तकरीर में भी यही बात कही गई कि जनाब पाकिस्तान की फौज को चाहिए कि वो इंडिया के लोगों को कराची आने दे, इंडिया की फौज को। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो हमारे पश्तून भाई शादी में इतनी फायरिंग कर देते हैं और न्यू ईयर में इतनी फायरिंग होती है कि हम खुद निमट लेंगे। आप जरा सा तस्वुर कीजिए क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंडिया की फौज को आने दें। आने देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या आप अपनी पहली सरहद पर नाकाम हो गए हैं? सही है। हमारे यहाँ बाज लोग कुछ बातें तकरीर करते हुए सोचते ही नहीं है कि वो तकरीर क्या कर रहे हैं, वो लफ्ज़ क्या अदा कर रहे हैं और बोलते किस तरीके से। खैर मसला ये नहीं है, मसला ये है कामरान टेसोरी साहब इस प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं थे, जबकि कामरान टेसोरी साहब ने अपना मार्का हक का प्रोग्राम अपने घर पर यानी टेसोरी हाउस में किया था और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि वो पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, लेकिन अगर आप उनकी नुमाइंदगी डॉक्टर फारूक सत्तार के तौर पर समझिए या किसी और तौर पर समझिए, वो वहां पर एक बहरहाल मौजूदगी उनकी वहां पर वाज़ेह तौर पर थी। अब मामला यह है कि क्या एमकेएम के ये धड़ेबंदियां यहाँ पर सिलसिला खत्म हो चुका है और क्या मार्का हक में दोनों ग्रुपों का एक साथ खड़े होने का मतलब ये तस्वुर किया जाए कि अब इनके दरमियान इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं? तो नहीं जी, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी गूंज आपको शाह फैसल के अंदर भी, मरीग के अंदर भी और वाटर पंप के अंदर भी नजर आई कि यहाँ पर भी जो प्रोग्राम हुए उसमें दोनों ग्रुप वाज़ेह तौर पर अलहदा नजर आए। मार्का हक के इस प्रोग्राम के बाद अगर आप दोनों को जाकर चेक करेंगे तो दोनों के कारकुनान की सरगर्मियां इंतहाई मुख्तलिफ नजर आएगी। खैर ये मामला तो यहाँ पर हो गया, मगर इसी तरीके का सिलसिला नजर आया सीवी पर। सीवी पर हैरत अंगेज तौर पर वजीर जो कराची की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन है उससे हमने प्रोग्राम का एहतमाम किया। यहाँ पर प्रोग्राम ज़ाहिर कराची डिवीजन का था तो सईद गनी वहां पर मौजूद थे और ज़ाहिर सईद गनी के साथ साथ उनके जनरल सेक्रेटरी रऊफ नागौरी भी थे, मगर हमारी खबर ये नहीं देख रही थी और खबर ये देख रही थी कि मेयर कराची क्या इस तकरीब के अंदर आते हैं, तो मेयर कराची इस तकरीब के अंदर आए, मगर वजीर आला सिंध भी आए, मगर देखा यह गया कि वो तमाम वुज़रा के जो कि कराची के अंदर मौजूद थे, चाहे जिसमें शर्जील इनाम मेमन हो चाहे दीगर लोग हो, वो कराची में मौजूदगी के बावजूद भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए थे। आखिर क्यों नहीं हुए थे? इस सवाल का जवाब अगर आपको ढूंढना हो तो मैं आपको बता देता हूं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान मुराद अली शाह, जब मैं अभी ये प्रोग्राम कर रहा हूं, आज इतवार का दिन है, इतवार के दिन सुबह सुबह मुराद अली शाह यूनिवर्सिटी रोड का एक बार फिर विजिट करने के लिए आए थे। पिछले 12 दिन के अंदर उनका ये तीसरा विजिट है, मगर इस विजिट के अंदर शर्जील इनाम मेमन मौजूद नहीं थे और बीआरटी मंसूबे का क्रेडिट अगर कोई लेता रहा हमेशा तो शर्जील इनाम मेमन लेते रहे, मगर सवाल यह था कि शर्जील इनाम मेमन यहां पर उनके साथ मौजूद नहीं थे। पिछले इतवार को भी यह वाकया हुआ था कि मुराद अली शाह अपना विजिट अलहदा किया था और शर्जील इनाम मेमन ने अलहदा किया था। मुर्तजा मुराद अली शाह के साथ और सईद गनी और नासिरुद्दीन शाह भी उनके साथ मौजूद थे। तो ये इख्तलाफात जहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको नजर आ रहा होगा कि जहां पर अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सीनियर तरीन वजीर अपने ही जमात के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ लीडरान के आमने सामने बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर उनको विजिट ही करना था तो वो मुराद अली शाह साहब के साथ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अलहदा किया। कराची में इतना बड़ा इवेंट हो रहा था लेकिन उनकी नुमाइंदगी वहां पर मौजूद
क्यों नहीं थी, ये मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्मकश का बता रहा हूं। मगर दूसरी तरफ एक और मामला भी हुआ है और कल शाम को एक और बड़ी अहम मीटिंग हुई है। उसमें पीर पगारा ग्रुप, उसमें लियाकत जतोई, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम लोग वहां पर मिले और यहां तक दावा किया गया कि बिलावल हाउस भी जो है वो करप्शन की वजह से है। उसका जवाब अनवर सियाल ने दिया और अनवर सियाल की तरफ से भी ये मामला सामने आए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहां धड़ेबंदियां नजर आ रही है, जहां आसिफ अली जरदारी के हवाले से इस्लामाबाद के महाज पर ये खबरें बार बार गर्दिश कर रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, मगर हमारी खबर कुछ और कह रही है। एक अहम मामला यह हुआ है कि पहली बार तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आई है। यूं तो आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका गवर्नर यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर है और दूसरी तरफ मामला यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। कल रात को तहरीक इंसाफ के वफ्द ने गवर्नर के साथ मुलाकात की है और पहली बार फैसल कुंडी और तहरीक इंसाफ के असद कसर वगैरह ने मुश्तरका मौक़िफ़ ये लिया है कि वो वफाक से सूबे के हवाले से बात करेंगे। अभी तक वहां पर तहरीक इंसाफ अलहदा चल रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा चल रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वहां पर मुश्तरका बना दिया। क्या ये इत्तेहाद एक नए प्रेशर ग्रुप के तौर पर जा रहा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर एक प्रेशर ग्रुप अपना डेवलप करना चाहती है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ जाए? और जो सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो 28वीं तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि 28वीं तरमीम आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, ये उसी तरफ इशारा है। ये इसी तरफ इशारा है जो मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कैश करवाती रही है, 300 अरब रुपए का यह प्रोजेक्ट अब सूबों को मुंतकिल हो रहा है। यानी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों में से कंटिन्यू रखना चाहती है तो उसे अपने बजट से ये तमाम चीजें करनी पड़ेगी, ना कि वफाक के बजट से करनी पड़ेगी। यही मामला यहां पर आकर 28वीं तरमीम का पड़ रहा है और बहुत सारे सूबों को जहां पर इख्तियारात देने की बात की जा रही है, वहीं पर सूबों से इख्तियारात लेने की बात की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपने इख्तलाफ को आगे बढ़ाएगी या फिर यहां पर भी मफाहिमत और मसलहत का शिकार होकर अभी इसी सिस्टम के साथ, इसी तनख्वाह के साथ काम करने की कोशिश करेगी। मगर सबकी नजरें यही है और आज जो अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मुलाकातें हुई है तहरीक इंसाफ की, ये वाज़ेह इशारा दे रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना सेकंड ऑप्शन के तौर पर, सेकंड प्रेशर के तौर पर, सेकंड कार्ड के तौर पर खेलने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। आगे आगे सियासत के अंदर गर्माहट बढ़ रही है। आज यकीनी तौर पर 10 तारीख है और उसके बाद 11, 12, 13 से लेकर 8 जून तक आपको पाकिस्तान की सियासत में गर्माहट नजर आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने जहां पर आग लगाई हुई है, वहीं पर हुकूमत बिल्कुल चेन की बांसुरी बजा रही है। वो ये चाहती है कि बजट से पहले पहले आवाम को इस हद तक निचोड़ लिया जाए कि वो अपना खसारा पूरा कर सके। यहाँ पर बड़े बड़े जमींदारों, बड़े बड़े सनतकारों, बड़े बड़े बिल्डर माफिया से ये क्योंकि अब तक टैक्स लेने में नाकाम हुई है, तो हुकूमत की कोशिश ये है कि ये आवाम को जिस हद तक चाहे निचोड़ जाए। अब मामला यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेहादी जमात हो, आज अनवर सियाल का बयान इस हवाले से वाज़ेह तौर पर है कि जब उनसे पेट्रोलियम मसनूआत का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी है। हैरत अंगेज तौर पर रोटी कपड़ा मकाम का नारा देने वाली और इमरान खान के जमाने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बाहर निकलने वाली जमात इस वक्त खामोशी का लिबादा ओढ़े हुए, और दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा होता था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी हुकूमत से लड़बड़ जाती थी और इस्तीफों का मुतालबा कर देती थी। आज वही एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार में, मगर महंगाई पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। ये पार्टियां आवाम से दूर जितनी जाती जा रही है, उतना ही जितना अवाम के साथ दूर जाती जा रही है, अवाम का उन पर एतबार भी कम होता जा रहा है। जब कराची में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, पूरे पाकिस्तान में बढ़ रही है, और एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खामोशी एक बड़ा ही सवालिया निशान बनती जा रही है कि आखिर अवाम पर यह जुल्म और सितम करने के लिए क्यों हुकूमत को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने